हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड 12। हम ओसी के बारे में पढ़ रहे थे और ओसी में हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। स्टाफिंग के बारे में हमने बात की एंड मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी डन एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर टॉपिक। सो लेट अस कंप्लीट द टॉपिक। हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 54 से। द कंसेप्ट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। तो स्टाफिंग वॉज बेसिकली अबाउट रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, देयर क्वालिफिकेशन, their grooming and all everything up to the post retirement। सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा था। तो वैसे ही जो अगला पार्ट है सिलेक्शन का, उसका पहले एक बेसिक मीनिंग समझते हैं, फिर हम आगे की कंडीशंस पे जाएंगे। सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। Selection is a part of the recruitment process. The selection process varies from organization to organization on the basis of size, type and the kind of employees required। Obviously सिलेक्शन करना है मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस आई है, जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, स्टाफ रिक्वायर्ड, क्लासिफाइड, वो पूरा एक पेज आता है। तो उसमें सबने अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट की होती है। आप अपना रेज्यूमे मेल कर सकते हैं। पहले वो लेटर मतलब रेज्यूमे को प्रिंट करके आपको भेजना पड़ता था, आजकल ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मेजॉरिटी एम्प्लॉयर्स नहीं मांगते। तो उन एप्लीकेशंस में से किसको सेलेक्ट करना है, किसको फाइनलाइज करना है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज कंपनी टू कंपनी हो सकते हैं। इसकी बात हो रही है। देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कौन से हैं। आपके दिमाग में तुरंत से वो 3 लेवल आ गए होंगे, टॉप, मिडल एंड बॉटम या लोअर। एट डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। अब टॉप लेवल पे चाहिए तो वहाँ पे बीकॉम क्वालिफाइड नहीं चलेगा, वहाँ एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए या सीएस या सीएमए, एडवोकेट, उस लेवल के लोग चाहिए होंगे, इंजीनियर्स चाहिए होंगे। मिडिल लेवल पे एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, मास्टर्स जिसने किया हो, जैसे या इंजीनियरिंग किया हो या जैसी भी पोस्ट हो उस हिसाब से। बॉटम लेवल पे क्लैरिकल स्टाफ होगा तो उसमें बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट या कितनी बार अंडर ग्रेजुएट भी मोर देन इनफ है। डिप्लोमा वाला पर्सन भी मोर देन इनफ है। आईटीआई से उसने वो वोकेशनल कोर्स किया हो तो भी इनफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज शॉर्ट एंड सिंपल, while the selection procedure for top managerial position is of a special nature and well planned। because देखो टॉप लेवल जो होता है ना वो कंपनी का दिमाग है, थिंक टैंक बोलते हैं उनको। तो अगर उन्हीं को सोच समझ के आपने नहीं रिक्रूट किया तो बाकी के स्टाफ को क्या संभालेंगे। तो लोअर लेवल स्टाफ एंड मिडिल लेवल स्टाफ इज एवरेज, दैट इज ओके, बट मेन इंपॉर्टेंस होती है टॉप लेवल को अपॉइंट करने की, क्योंकि वही आगे फिर बाकी के अपॉइंटमेंट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। इट इज नेसेसरी to select the right person for the right job, as selection of an employee is very important aspect। ठीक है, the selection of a suitable, expert, experienced and loyal employee is an invaluable asset for the enterprise। ये एक कोट हो गया, कमेंट वाला सेंटेंस हो गया कि एक अच्छा एम्प्लॉय एक एंटरप्राइज की, एक एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की वैल्यूएबल असेट होता है, उसकी मतलब कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती उस तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन देखें, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, इसमें बता रहे हैं फर्स्ट स्टेप है एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज वेलकम्ड बाय द एंटरप्राइज रिसेप्ट। अब ये बहुत बेसिक हो गया, एकदम डिटेल में जा रहे हैं वो, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज वेलकम्ड बाय द एंटरप्राइज, द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल ही विल बी सेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। तो पहले तो रिसेप्शन भी वेलकम करेंगे, अगर आप उस लायक हो कि आपको रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जा सके तो फिर सेकेंड लेवल पे जाके बात होगी। रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल, वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। The main objective at this stage is to prevent improper, unsuitable candidates from applying in the initial stage। जो काम के लिए इनको पहले बार कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना अपना। If the candidate is found suitable in the primary meeting, then he will be asked to fill the application form। तो अगर पहले ही, अब जैसे हमने रखी है पोस्ट जनरल मैनेजर की और बोला है कि उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन कॉमर्स फील्ड, और बंदा आया, मैंने तो बोले अभी 12th पास किया था, उसके बाद पढ़ाई छूट गई, पर काम का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, भाई यू आर डिसक्वालीफाइड। बोला है ना पोस्ट ग्रेजुएट, आपका तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं चलेगा। तो आगे का एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप क्या करोगे, रिजेक्ट ही हो जाएगा ना बस। तो इस तरीके से पहले ही शॉर्टलिस्ट कर देंगे। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल, ओके, दिस सेव्स टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड द प्रोसेस ऑल्सो बिकम सिंपल। वो तो ऑब्वियस है, फिल्टरिंग होता जाता है और लास्ट तक वही पहुंचता है जो एक्चुअली में उस जॉब के लिए सूटेबल है।
the recruitment officer gets information about the educational qualifications, experience, knowledge, and skill of the candidate. Candidate along with application sends different documents of his qualification. वो details तो देगा जो resume या CV आप सबमिट करते हो उसके साथ आपकी मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है. अगर कुछ इनकम्प्लीट निकला तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे आफ्टर मेकिंग द असेसमेंट. आपके टेस्ट लिए जा सकते हैं अलग अलग तरीके के. आजकल काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं. मेंटल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड, एफिशिएंसी, ये बहुत सारे चीज़ें होती हैं यहाँ पे. और इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे टेस्ट में जो पास होगा फिर वो आगे इंटरव्यूज के लिए जाता है. तो रिटन टेस्ट भी होते हैं, ओरल टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है आजकल. लास्ट में GDPI बोलते हैं, ऐसा आपने मे भी सुना हो कहीं, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. तो दैट इज द लास्ट पॉइंट. IQ टेस्ट है. IQ टेस्ट इज मेंट टू असेस द कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी. तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिसमें ये एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी कि आप कितना अच्छा किस डिपार्टमेंट में स्कोर करते हैं, एंड देन दे विल डिसाइड. एप्टीट्यूड टेस्ट. This test is meant to know whether the candidate has interest for the specific work or not for which he is selected. अब किसी को अकाउंटिंग के काम के लिए रख रहे हैं और उसको अकाउंट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर उसको अपॉइंट करने का क्या मतलब होगा. तो क्वेश्चंस वैसे पूछे जाएंगे और उसका टेस्ट वैसे लिया जाएगा जिससे उसका फील्ड में इंटरेस्ट पता चलेगा. ठीक है. उससे जो काम करवाने वाले हैं ना वो ये टेस्ट में पहले ही क्वेश्चंस उस बेसिस पे पूछ लेंगे. ट्रेड टेस्ट. ओके, यहाँ पे ये बोला है कि एक्सपेक्टेड जॉब जो है उससे, जैसे आपको जो काम दिया जाएगा उसमें आपका स्किल कितना है वो स्किल टेस्ट होगा आपका. एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका इंटरेस्ट कितना है वो टेस्ट होगा. ट्रेड टेस्ट में आपका स्किल कितना है वो टेस्ट होगा. तो ये दोनों चीज़ें अलग है. साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी साइकोलॉजी, आपका नेचर, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, हैबिट्स, ये सब चीज़ें चेक होंगी. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा. अब अगर क्लाइंट के सामने प्रेजेंट होने वाला काम है तो आपकी साइकोलॉजी, लोगों को अटेंड करना, अगर क्लाइंट थोड़ा इरिटेट कर रहा है आपको, आपका टेस्ट ले रहा है, आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, एक बार में हाथ में नहीं आ रहा है, काम नहीं दे रहा है, कैसे कन्विंस करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें होती है. माइंड गेम्स जो होती हैं, आप कैसे उनसे बात करोगे, वो सब देखा जाता है. इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू. तो अब जो ये सब को पार करके आएगा उन्हीं का पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि रिक्रूटर्स टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना फालतू लोगों को फालतू क्वेश्चंस पूछने में. दे आर वेरी टू द पॉइंट, स्पेसिफिक एंड टाइम सेविंग. तो वो ध्यान रखा जाता है. चलो इसके बाद देखें आगे. चेकिंग द रेफरेंसेस. ओके, चेकिंग द रेफरेंसेस का मतलब ये है कि अगर उस एम्प्लॉय ने या कैंडिडेट ने, बेटर वर्ड इज कैंडिडेट, तो अगर उसने लिखा है कि मैंने यहाँ इस एम्प्लॉयर के पास काम किया है पास्ट में और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, तो कंपनीज कितनी बार रेफरेंस भी लेती हैं. उस एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ से कैंडिडेट आया है, ऐसा वो क्लेम कर रहा है, तो वेदर ही हैज एक्चुअली वर्कड एट योर इंस्टीट्यूशन फॉर दिस मेनी ईयर्स और मंथ्स, तो वो वहाँ से एक रिव्यू ले सकते हैं. और अगर आपने झूठ बोला होगा फिर तो बात खत्म ही होगी. तो कभी भी ऐसा झूठ बोलने वाला काम नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि आप पहली मीटिंग में झूठ बोल रहे हो तो आगे आप पे कैसे ट्रस्ट किया जाए. तो ट्रस्ट इश्यूज वहीं क्रिएट हो जाएंगे. और जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर वो थोड़ा बायस नहीं होना चाहिए, और जो भी डेटा है फेयर है, और उसको ऐसे एक तरफा तरीके से नहीं सोचना चाहिए. तो रिक्रूटर को भी ध्यान रखना है कि आपका डेटा जो वो कलेक्ट करे, रेफरेंस ले, और जो सामने पुराना एम्प्लॉयर आपकी डिटेल्स दे, ही शुड ऑल्सो प्रोवाइड जेन्यून डिटेल्स. एंड जो डिटेल ले रहा है उसको भी आपको एक न्यूट्रल तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए. प्रिलिमिनरी सिलेक्शन. इफ द मैटर्स gathered from personal interview and past reference are positive, मतलब सब कुछ अभी तक सही है, then selection committee will make a list of the selected candidates. This list usually includes more number of candidates than required. अभी भी क्योंकि फाइनलाइजेशन बाकी है तो 2-4 एक्स्ट्रा लोगों को सिलेक्ट करते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन. अच्छा, मेडिकल टेस्ट और ये सब भी होता है. किसी को अगर कोई सीरियस इलनेस का इशू हो और जो हम काम उससे करवाने वाले हो भाग दौड़ वाला है, बाद में हमको तो पता ही नहीं था इसको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का इशू है, कहीं पे कुछ हो गया, तो कंपनी के ऊपर ब्लेम आ जाएगा. भाई एम्प्लॉयज का भी कॉम्पनसेशन और वो सब मैटर हो जाएगा. अपने को पहले से वो चीज़ पता होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि एग्जामिनेशन पे ही पता चलेंगी, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है. अपॉइंटमेंट लेटर की बात हो रही है. सब कुछ हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया. जितने लोग सिलेक्ट हुए उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और जितने लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया उनको वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाता है कि भाई ठीक है आपका सिलेक्शन तो है लेकिन हमारे पास उतनी वैकेंसीज नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम अभी अगर कोई प्लेस इमरजेंसी में खाली होगी ऑन द स्पॉट तो आपको कॉल लेटर आएगा.
तो ऐसे भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ को वो लोग वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, एंड इवन इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो जेन्यूनली उनको पहले अप्रोच किया जाता है, क्योंकि उनके बारे में सब कुछ उनको कंपनी को पता है, तो एक डेटाबेस बन जाता है, और फिर नेक्स्ट जब भी रहेगा वो लोग उसके बारे में अपडेट करते हैं आपको। फिर इंडक्शन होगा। इंडक्शन मतलब स्टार्टिंग में आपको बताएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे और आपकी ड्यूटीज़ आपको समझाई जाएंगी, और फिर जाके अलॉटमेंट ऑफ वर्क होगा कि आपको क्या काम करना है। तो इस तरीके से जो है स्टाफिंग और सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बात हो रही है दैट इज रिगार्डिंग हाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, तो बेसिक यही है कि आपको अगर उस पोस्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपको पहले पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज बताई जाएगी ताकि आप अपना काम ठीक से कर सकें। तो उसी की बात की है। ट्रेनिंग इज़ नॉट टेम्पररी, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बीच बीच में हर कुछ महीनों में ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अपडेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग चेंज हर चीज़ में आता है। तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उसमें चेंजेस बार बार आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सिखा दिया 20 साल तक आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए सिस्टम आ गए हैं, नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वर्क प्रोसेस चेंज हो गया है, तो आपको भी उसके बारे में अपडेट नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी वाले ट्रेनिंग सेशंस बार बार भी करते रहते हैं, ये भी ऑब्वियस है। नॉलेज एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक कंसेप्ट दिया हुआ है, ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़। बार बार वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, अपने आगे चलते हैं। जब तक एक चीज़ को लोग 4-5 बार लिखते हैं नहीं ना, इनका मन नहीं भरता है, और बुक भी नहीं भरती है, नहीं तो फिर आपकी बुक में कुछ बचता ही नहीं। इम्पोर्टेंस देखें, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की। मॉडर्न इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आपकी सेफ्टी भी रहती है। जैसे कोई नई मशीन या कोई वर्कर जो मशीन में काम करते हैं, उनको अगर अपडेट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इंजरी हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको ट्रेन कर दिया ना तो यू नो एवरीथिंग हाउ टू डू इट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि प्रोसेस क्या फॉलो करे, तो ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, क्योंकि आपको बार बार ट्रेन किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, आपको नया कुछ सिखाया जा रहा है, तो इवन यू आर हैप्पी कि चलो हमने कुछ नया सीखा एंड वी आर अपडेटेड, हम कंफ्यूज नहीं है। तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ने से आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट नहीं करोगे जल्दी, और आप सेटिस्फाइड हो तो आप क्यों जाओगे। तो लेबर टर्नओवर का जो रेशियो है ना वो मिनिमम हो जाता है, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट। प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग के और बार बार टर्नओवर के खर्चे कम हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉयज़ का। ये देखो सब रिलेटेड चीज़ें हैं, हेड पॉइंट्स के बाद आप खुद से भी उसको मेंशन कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स में बता रहे हैं, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियस है, लॉयल्टी बढ़ती है, सिंसियरिटी बढ़ती है, एंथुजियाज्म बढ़ता है। ये सब वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, आंसर में वर्ड्स दिखेंगे ना, अपने आप चेकर समझ जाएगा कि आप पढ़ के आए हो, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके माइंड में वो चीज़ बैठ जानी चाहिए कि बिना पढ़े कुछ भी नहीं लिख रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को लिखने से वो बुक से मैच भी हो जाते हैं, फिर ग्रामर मैटर नहीं करता, वो कीवर्ड्स ही मैटर करते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेनिंग बोलते हैं कि ट्रेनिंग एक्सपेंसिव होती है, बट ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करना और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रूव हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप कॉस्ट कंपेरिजन करोगे ना, तो ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करना आपको फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली भी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि लेबर आपकी भाग जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, टर्नओवर हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, खर्चे और दूसरे बढ़ जाएंगे, नए स्टाफ को फिर वापस समझाओ, ये वो, तो बात वही है। तो बेटर है कि टाइम टू टाइम आप उनको जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर दें, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद हम देख रहे हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट। देखें डेवलपमेंट के कंसेप्ट में क्या है। टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंट हेड्स हैव मोर ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर्क, उनका सोचने का काम ज़्यादा होता है, उनको ट्रेनिंग भी वैसी ही मिली होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज देयर मेंटल एबिलिटी, देयर एफिशिएंसी इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। ड्यू टू दिस दे बिकम एक्सपर्ट्स इन द टेक्निकल नॉलेज एंड मेक स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो इनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। एक होता है लोअर स्टाफ और जो टेक्निकल स्टाफ है उनको ट्रेन करना कि ऐसे काम करते हैं, ऐसे मशीन चलाते हैं, ऐसे डेटा एंट्री करते हैं, और एक होता है डेवलपमेंट करना, मतलब उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करना, और उनको उस तरीके का एक एटमॉस्फेयर देना कि वो उनकी एबिलिटी बढ़ जाए टू थिंक, टू स्ट्रेटेजाइज, टू प्लान। ठीक है, तो वैसे भी उनको सिखाया जाता है। कंसेप्ट देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। तो जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल स्टाफ है उनके लिए ट्रेनिंग वर्ड यूज होता है,
और ये जो टॉप लेवल स्टाफ है इनके लिए डेवलपमेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा, रिसर्च होगी, न्यू आइडियोलॉजी क्रिएट होगी, आपकी सोच में कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली, रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज आप कर पाओगे क्योंकि आपकी सोचने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है, बढ़ गई, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, इफेक्टिव सुपरविजन, आप नीचे वाले स्टाफ के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाओगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा बिकॉज आपको कुछ नया सिखाया जा रहा है, आपका माइंडसेट डेवलप किया जा रहा है, तो स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड, ऑब्वियस ये होगा। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं आपके लिए रखे जाएंगे ताकि फ्यूचर चैलेंजेस को आप मीट अप कर सको एंड दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस बिटवीन है वो यहाँ पे दिया हुआ है और एक बार आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि उसमें क्या आपको मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और फिर जो भी इसके डाउट्स रहेंगे ना वो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको उसमें कोई क्वेरी आएगी नहीं, बट स्टिल अगर कोई आपको डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप उसको पूछ के एज सुन एज पॉसिबल क्लियर आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।